हेलो, स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। देखो, आज का हमारा टॉपिक है जावा में इनपुट्स इन जावा। ठीक है, जावा में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट इन जावा। तो इनपुट आउटपुट हुआ है पहले से सबका इसमें जावा का? हम लोग कराए थे हम पहले इस बैच में एडमिशन नो इसमें। ठीक है, इनपुट आउटपुट इन जावा। तो पहले हम लोग आउटपुट कर लेते हैं। आउटपुट का यहाँ पे सिंटैक्स क्या है? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, थर्ड वन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटफ। तीन सिंटैक्स है आउटपुट के लिए जावा में। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट और भी बहुत कुछ है, वो अलग है, बट ये बेसिक हमारा हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हम लोग कोई बेसिक प्रोग्राम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो यही तीनों हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तीनों का एक यूज देख लो सिंपल। कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। ऑनलाइन जीडीबी या ऑनलाइन कंपाइलर है, जाके हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं कि हमारा कोड छोटा मोटा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी हम लोग आगे प्रोजेक्ट्स के लिए आईडी यूज करेंगे। एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये हुआ। हमें आउटपुट के यहाँ पे क्या करना होगा कि मान लो सपोज हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो ये तो एक मेन स्ट्रक्चर होता है बेसिक, कि हमें एक मेन क्लास लेना पड़ेगा, उसके अंदर में एक मेन मेथड होगा, ये इसका सिंटैक्स है। बट हमें पढ़ना है कि पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक क्यों होता है, वॉइड क्यों होता है, ये स्ट्रिंग आरजीएस के आर्गुमेंट्स ये होता क्या है, पब्लिक क्लास ये पब्लिक क्यों है, ये मेन क्या है, ये किया जाएगा हम लोग। बट अभी हमें समझना है जावा में इनपुट आउटपुट। ठीक है, अभी हमें जावा में समझना है इनपुट एंड आउटपुट। तो आउटपुट में सबसे पहला हमारा सिंटैक्स क्या है? प्रिंटलन, मतलब प्रिंट लाइन। क्या प्रिंट करेगा ये? जैसे इनपुट के लिए होता है सिस्टम डॉट इन, वैसा आउटपुट के लिए होता है सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, अगर हमें जावा में इनपुट लेना होगा तो वहां पे सिस्टम डॉट इन होता है, उसी तरह अगर आउटपुट करना होगा तो वहां सिस्टम डॉट आउट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि ये तो पहला सिंटैक्स कि हमें कुछ आउटपुट चाहिए, कोई स्ट्रिंग मैसेज, कोई हमें कोई यहाँ पे एक मैसेज दे देना है, तो डबल कोट में मैसेज दे दो, वो प्रिंट कर देगा। अगर हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो कैसे होगा? num1 इक्वल टू 5, num2 इक्वल टू 6, सम तीन वेरिएबल ले लिए, sum इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, ये हमारा जो सम वेरिएबल है, सम वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया? num1 एंड num2, ये हमारा स्टोर हो गया। अब हमें इसका वैल्यू प्रिंट करना है, लाइक हमें आउटपुट क्या चाहिए? 5 प्लस 6 इक्वल टू 11, ऐसा आउटपुट चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे?
अब तो हमें हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 5 किस में है? num1 में है, num1। उसके बाद हमें ये ऑपरेटर नहीं है, मैसेज है, क्योंकि ये प्रिंट क्या करता है? मैसेज प्रिंट करता है। हमें ये प्लस प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए डबल कोट के अंदर में प्लस लिख दो। ठीक है, डबल कोट के अंदर प्लस लिख दो, तो num1 हुआ। उसके बाद ये प्लस साइन प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा प्लस के बाद। तो 6 किस में है? num2 में है, num2 कर दिए। फिर इक्वल टू प्रिंट करना है, तो इक्वल टू तो मैसेज है, मैसेज प्रिंट करेंगे डबल कोट में, इक्वल टू। फिर इक्वल टू के बाद 11 प्रिंट करना है। 11 किस में है? सम नाम का वेरिएबल में है, तो वी हैव टू यूज हियर सम। अब देखो यहाँ पे इसका फंडा क्या है। ये है इंटीजर, ये स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर। जब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट रन करते हैं, तो ये एक साथ अगर तुम प्रिंट करोगे ना इसको, तो हमें इसे कॉन्केटिनेट करना पड़ता है। कैसे? प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ये एक रिजल्ट है, इसमें हम इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे, मतलब जितना अलग अलग चीज है, हर चीज के बीच में एक प्लस लगाना होगा हमें। तो यहाँ num1 के बाद प्लस लगा दो, ये क्या प्रिंट करेगा? 5, उसके बाद प्लस साइन, ये दोनों कॉन्केटिनेट हो गया। अब इसके साथ फिर से एक प्लस, अब ये भी कॉन्केटिनेट हो गया। इसके साथ ये प्लस, ये भी कॉन्केटिनेट हो गया। इसके साथ प्लस, अब ये भी कॉन्केटिनेट हो गया। कॉन्केटिनेट का मतलब एक साथ वो मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे 5 का वैल्यू प्रिंट हुआ, प्लस का साइन प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ, num2 का वैल्यू, इक्वल साइन प्रिंट हुआ, 11 प्रिंट हुआ, दोनों का सम में था। इसको रन कराऊं, देखो ये आउटपुट आ रहा है। पहला तरीका है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 5 एंड 6 इज 11, हमें ऐसा आउटपुट चाहिए। 5 एंड 6 इज 11। तो ये num1 में 5 प्रिंट हुआ, ये प्लस की जगह पे स्पेस एंड स्पेस, तो 5 एंड, यहाँ पे 6 प्रिंट हुआ, स्पेस इज स्पेस। समझ रहे होगे? यहाँ 5 का वैल्यू एंड प्रिंट करेगा, 6 प्रिंट होगा, इज प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। यहाँ पे स्पेस क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। 6 प्रिंट करने के बाद तो हमें स्पेस चाहिए ना, तो 6 स्पेस, इज के बाद स्पेस चाहिए, इसलिए स्पेस। देखो ये कैसा होगा आउटपुट। देखो 5 एंड 6 इज 11। हमें आउटपुट कैसा चाहिए? ऐसा, सम 5, 6 इक्वल टू 11, हमें ऐसा चाहिए। कैसा हमारा एक्सेल में फंक्शन होता है, लाइक कि सम, ऐसे फंक्शन को कॉल करो, सम में कुछ वैल्यू पास कर दो, वो तुमको उसका सम रिटर्न करेगा। तो हाउ वी कैन डू दिस, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? तो देखो, इसमें पहले तुम ये देखना कि तुम्हारा वैल्यू कौन सा है और मैसेज कौन सा है। तो ये तो मैसेज है, सम और पैरेंथेसिस जो ओपन हुआ है। ये 5 वैल्यू है, कॉमा मैसेज है, 6 वैल्यू है, ये मैसेज है, ये मैसेज है, 11 वैल्यू है। इसमें सिर्फ 5, 6 और 11 ही वैल्यू है। तो वैल्यू के लिए वेरिएबल या वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, बट बाकी चीजों के लिए डबल कोट के अंदर में मैसेज। यहाँ देखो, पहले डबल कोट में हम लोग क्या कर देते हैं? सम पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ, यही था ना। अब इसके बाद तो num1 है, अब यहाँ प्लस देके num1 आ गया, ये वाला चीज। फिर कॉमा, यहाँ प्लस देके डबल कोट में कॉमा दो, कॉमा के बाद फिर यहाँ प्लस देके num2 दो, फिर कॉमा के बाद num2 है, num2 के बाद फिर प्लस देके पैरेंथेसिस क्लोज और इक्वल टू, प्लस देके डबल कोट में पैरेंथेसिस क्लोज और इक्वल टू, फिर प्लस 11 किस में? सम में, सम में कर दिए। रन कराओ। ये अलग अलग फॉर्मेट है, कैसे हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। देखो, सम 5, 6 इक्वल टू 11। दोनों आउटपुट सबको क्लियर हो रहा? कैसे हमें आउटपुट कराना है जावा में प्रिंट रन के थ्रू? बोलो। Yes, sir. Yes, sir.
ये हुआ। जब भी हमें जावा में आउटपुट कराना होगा तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, सिस्टम डॉट आउट। जब इनपुट कराना होगा तो सिस्टम डॉट इन। हम इनपुट बताएंगे आपको, ठीक है, अभी आउटपुट चल रहा है हम लोगों का। तो सिस्टम डॉट आउट में ये प्रिंट एलएन, सिर्फ प्रिंट, प्रिंट एफ, बहुत कुछ है फंक्शंस। ये मेथड होता है जावा में, फंक्शन यहाँ पर नहीं बोलते हम लोग। आगे पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है। जावा में मेथड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें एक यहाँ हमारा फंक्शन का सिंटैक्स है ऐसा, प्रिंट। तो हमें अब समझना है ये प्रिंट और प्रिंट एलएन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रिंट में और प्रिंट एलएन में क्या डिफरेंस है। तो चलो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं num1, num2, sum। हम लोगों ने num1 प्रिंट किया। ये प्रिंट पहले करता है, फिर एलएन का मतलब होता है लाइन। पहले ये num1 प्रिंट किया, जो भी आप इसमें num1 दो, मैसेज प्रिंट कराओ, दो तीन चीज प्रिंट कराओ, जो भी करना है करो। ये प्रिंटिंग करने के बाद एक नेक्स्ट लाइन लेता है, मतलब उन कर्सर नीचे उतर जाएगा। फिर यहाँ प्रिंट किया, num2 का मतलब 5 प्रिंट करेगा, नीचे उतर जाएगा। फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में 6 प्रिंट किया, यहाँ भी एलएन था, नीचे उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 11 प्रिंट किया, नीचे उतर गया। देखो, है ना। हमें ये एक लाइन में चाहिए। हमें ये नीचे नहीं उतरना है, तो एलएन हटा दो, सिर्फ प्रिंट लिखो। सिर्फ प्रिंट लिखने से भी प्रिंट होगा, प्रिंट एलएन से भी प्रिंट होगा। बट प्रिंट लिखने से क्या होता है, प्रिंट लिखने से वो सिर्फ प्रिंट करता है और कुछ नहीं करेगा। बट प्रिंट एलएन करने से क्या करता है, वो प्रिंट भी करता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन लेता है, ठीक है। देखो अभी एक साथ आया 5 6 11। हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए दोनों के बीच में, या num1 प्लस डबल कोट में स्पेस दे दो, num2 प्लस डबल कोट में स्पेस दे दो। ये तो लास्ट है, लिखो या मत लिखो बात बराबर है। देखो 5 6 11, ठीक है। तो प्रिंट क्या करता है, ये सिर्फ प्रिंट करता है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करता है ये। बट प्रिंट एलएन क्या करता है, वो प्रिंट करेगा, फिर एलएन लाइन, नेक्स्ट लाइन। ये प्रिंट में और प्रिंट एलएन में डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या था, प्रिंटएफ। हो सकता है शायद किसी ने पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हो। ये प्रिंटएफ वही वाला प्रिंटएफ है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला। मतलब सी के सिंटेक्स को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सी का स्टाइल को, उसका जो प्रिंटएफ था ना, सी में प्रिंटएफ फंक्शन, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे क्या था हमारा, सी में कैसे करते थे, 5 + 6 = 11 लिखना है। यहाँ डबल कोट में क्या करते हैं, %d प्लस %d = %d। ऐसे ही था ना सी में। तो इस %d में क्या होगा, num1 का वैल्यू, दूसरा %d में num2 का वैल्यू, तीसरा %d में सम का वैल्यू। तो ये उसी को समझ में आएगा जिन लोगों ने सी पढ़ा हुआ है। ये सी का सिंटैक्स है, ठीक है। देखते हैं।
हो गया इसको? कभी सर्वर का भी इशू होता है। फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू 11। मतलब ये प्रिंटफ क्या है कि अगर कोई सी के फॉर्मेट में यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है, सी का सिंटैक्स। हम लोगों ने मान लो कोई फ्लोट वेरिएबल ले लिया, फ्लोट, रन कराओ। फ्लोट में क्या होता है यहाँ पे? इंटीजर के लिए परसेंट डी है, डेसिमल के लिए तो परसेंट एफ होता है ना। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करो। क्या प्रिंट किया? 5.6 टाइम्स 0, 6.6 टाइम्स 0, 11.6 टाइम्स 0। बाई डिफॉल्ट फ्लोट में क्या होता था? पॉइंट के बाद 6 डिजिट होता था ना। ठीक है, हमें 6 डिजिट नहीं करना है, तो सी में क्या था? 0.2f, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। सी का जो सिंटैक्स था वही हम लोग को यहाँ पे यूज करना होगा। इसके लिए होता है प्रिंटफ। देखो अब 2 डिजिट पे दिखाएगा, 5.00 प्लस 6.00 इक्वल टू 11.00। अगर मान लो 5.92 कर दिया यहाँ पे सिर्फ 6 है। अब इसको रन करो। एफ, एफ मतलब फ्लोट। बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉइंट में अगर नंबर दोगे तो वो डबल कंसीडर होता है। जावा में नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, अगर पॉइंट में कोई भी नंबर लोगे तो बाय डिफॉल्ट वो डबल कंसीडर करता है। वो अलग बात है, टाइप कास्टिंग कर देता है। अगर हमें फ्लोट में लेना है तो लास्ट में स्मॉल एफ जरूर लिखना, इसका मतलब फ्लोट। तो 5.92 प्लस 6.00 इक्वल टू इतना। ठीक है, तो आउटपुट हमारा इतना ही था। तो इतने तरह से हम लोग इसमें आउटपुट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इनपुट में। ठीक है, इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यूजर से वैल्यू पूछना है। हमें खुद से नहीं चाहिए वैल्यू, हमें यूजर से वैल्यू पूछना है। तो उसके लिए जावा में 2 तरीका है इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट का 2 तरीका है। एक होता है स्कैनर क्लास के थ्रू और एक होता है बफर क्लास के थ्रू। यहाँ तो कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, बफर एक साथ है और 2 वर्ड है। तो आइडेंटिफायर का रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाए थे कि जब क्लास का नाम होगा तो एक से ज्यादा अगर वर्ड हुआ तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, जिसको बोलते हैं टाइटल केस। ठीक है, तो बफर्ड रीडर बी कैपिटल है, आर कैपिटल है। ये स्कैनर क्लास कहाँ पे है? तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मतलब कि कैसे हम लोगों को सी सी प्लस प्लस में हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता था। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर में स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस होते थे। तो अगर हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड सारा फंक्शंस यूज करना है तो हमें स्ट्रिंग डॉट एच लिखना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमें बेसिक इनपुट आउटपुट जो प्रिंटफ स्कैनफ होते थे, अगर वो हमें यूज करना था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमें हेडर फाइल stdio डॉट एच यूज करना पड़ता था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसी तरह से जावा में क्या होता है कि सी सी प्लस प्लस में हमारा हेडर फाइल्स होता था कि प्री डिफाइंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स, मैक्रो, सब कुछ पहले से बना के रखा हुआ है वहां पे प्री डिफाइंड। कहाँ पे? तो हेडर फाइल के अंदर में। उसी तरह जावा में सब कुछ पहले से कहां से बना के रखा हुआ है? तो पैकेज के अंदर में। तो सी सी प्लस प्लस में हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते थे प्रोग्राम में। जावा में हम लोग पैकेज के अंदर में जितना सारा क्लासेस इंटरफेसेस पहले से बना के रखा हुआ है, वो सब सारा क्लासेस और इंटरफेसेस को अगर हमें इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम में तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसा लिखना पड़ता है यहाँ पे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर क्या एक क्लास है। हमेशा आप लोग याद रखना कि जब हम लोग कोई चीज इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज को, जब हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो सबसे लास्ट में होगा वो या तो क्लास होगा या तो इंटरफेस होगा। जो सबसे लास्ट में होगा वो या तो क्लास होगा या तो इंटरफेस होगा, और उसके पहले ये सब सारा पैकेज और सब पैकेज है। तो जावा एक पैकेज है
जावा के अंदर में यूटिल नाम का एक सब पैकेज है, अब उसके अंदर में स्कैनर नाम का एक क्लास है। तो हमेशा याद रखना कि हम लोग किसको इंपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे जावा में कि हम यहाँ पे इंपोर्ट किसको करते हैं, तो जो सबसे लास्ट में होता है ना उसे इंपोर्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में इंपोर्ट स्टेटमेंट में सबसे लास्ट में या तो क्लास होता है या तो इंटरफेस होता है। आज अगर समझ में नहीं भी आएगा, याद नहीं भी रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, हमें तो डेली करना है ये चीज। हमारा तो 10-12 क्लास 15 क्लास लगेगा जावा को कंप्लीट करने में, ये 15 क्लास तक लगातार ये चलेगा। तो करते करते समझ में आ जाएगा, याद करने का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इनपुट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया दे दे रहे हैं, जबकि ये तो हम लोग पैकेज और इंटरफेसेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे आप लोगों सबको कि ये होता क्या सबसे लास्ट में। तो जब इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं तो जो सबसे लास्ट में होता है वो या तो क्लास होगा या तो इंटरफेस होगा। बाकी इधर का जो होता है ना वो सब सारा पैकेजेस और सब पैकेजेस होता है। मतलब जावा नाम का एक पैकेज है मेन पैकेज, उसके अंदर में यूटिल नाम का सब पैकेज है, उसके अंदर में यूटिल के अंदर में स्कैनर नाम का क्लास है। उसी तरह बफर भी है। बफर कहां से करना पड़ता है, तो इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बफर बफर कहां पे है, तो जावा के अंदर में एक आईओ नाम का सब पैकेज है, उसके अंदर में बफर नाम का क्लास है जिसको हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दो तरीका है, आप स्कैनर क्लास के थ्रू भी कर सकते हो, बफर के थ्रू भी कर सकते हो। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं स्कैनर के थ्रू, फिर करेंगे बफर के थ्रू, ठीक है। स्कैनर क्लास, ठीक है। अब है कि थोड़ा सा अगर आप लोग एक मान लीजिए कि जब हम लोग डेवलपर बनने वाले हैं, डेवलपमेंट करने वाले हैं हम लोग, तो कुछ कुछ वेबसाइट से जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आप कभी फंस गए, देखो होता ही है, हम लोग इंसान है, हम लोग भूल सकते हैं कुछ भी। ऐसा नहीं है ना कि आप हमेशा कोई चीज याद रखोगे। आपको कोई चीज हमेशा कब याद रहेगा, जब आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हो। तो जावा, कोर जावा छोटा सा ही टॉपिक है, बट छोटा सा ही टॉपिक में बहुत कुछ है। उसके बाद अब एडवांस जावा आएगा, आप एडवांस जावा पे काम करोगे, फ्रेमवर्क्स पे काम करोगे, लाइक स्प्रिंग बूट, ये सब सारी चीजों पे आप काम करोगे। तो पॉसिबल नहीं होता ना कि इतना सारा चीज हम लोग अपने दिमाग में रखें। कभी मान लो आप माई सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हो, ऑरेकल यूज कर रहे हो, कभी माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हो, एपीआई वगैरह पे काम कर रहे हो, किसी पेमेंट गेटवे का एपीआई, गूगल मैप का एपीआई, कोई सपोज वेब आरटीसी, रियल टाइम कम्युनिकेशन या ऑडियो वीडियो कॉलिंग वगैरह, स्क्रीन शेयर कैसे होता है, ये सब सारा हम लोग एपीआई पे काम कर रहे हैं। तो इतना दिमाग में सब कुछ रखना ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कोई चीज याद है, कोई चीज, तो इसलिए वो चीज याद है क्योंकि आप उसको डेली यूज कर रहे हो, या कभी कभी यूज हो जाता है आपसे, जनरली 2 दिन पे 3 दिन पे, इसलिए वो याद है। कोई चीज हम लोग 2 साल पहले किए थे वो याद रहेगा, याद नहीं रहेगा आपको। क्योंकि जब हम लोग किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो किसी कंपनी में मान लो लाइक हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऐप पे काम कर रहे हैं, ओला उबर टाइप का, तो उसका एक अलग फील्ड है, अलग टॉपिक्स उसमें यूज होगा, बहुत सारी चीजों पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि ओला उबर में सब कुछ होगा। आप ओला में ऑडियो कॉलिंग करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे, ओला के एप्लीकेशन में ही स्क्रीन शेयर करोगे, ये तो फीचर्स नहीं है। इसका मतलब कि ओला के एप्लीकेशन में हम लोग वेब आरटीसी यूज नहीं कर रहे। हाँ, ओला के एप्लीकेशन में हम लोग पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें हम लोग पेमेंट गेटवे यूज नहीं करेंगे। किसी का हम ईआरपी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस वगैरह का लेके, बिलिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग में हम इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हैं, बट हम बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहां पे पेमेंट गेटवे नहीं होगा। तो हम लोग को याद क्या चीज रहता है, जिस तरह के प्रोजेक्ट पे हम लोग लाइक करंट जो प्रेजेंट में हम लोग इन्वॉल्व है, जिस तरह के प्रोजेक्ट में, वो हमारे दिमाग में रहता है। बाकी हम लोग बहुत दिन पहले कोई चीज किए थे तो भूल गए, बट भूल गए इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर काम नहीं कर सकते हो। टेंशन कोई चीज का नहीं लेना है। भूल गए तो क्या, वो सबका वेबसाइट है, जाके देख लेंगे वहां से हम। तो डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक चीज होता है, ये आप दिमाग में हमेशा सेट कर लो इसको। डॉक्यूमेंटेशन आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी लाइफ में अगर कोई नया चीज देता है डेवलपमेंट फील्ड से रिलेटेड, तुरंत उसका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दिया जाएगा, सब कुछ वहां पे रहेगा। क्या क्लास है, कौन सा पैकेज है जहां से इंपोर्ट करना होगा जावा में, उसके अंदर में क्या क्या कॉन्स्ट्रक्टर्स है, उसके अंदर में क्या क्या मेथड्स हैं, कौन सा मेथड का फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, अगर हम उस मेथड में कोई पैरामीटर पास करेंगे तो वो रिजल्ट रिटर्न क्या करता है, हमें क्या रिजल्ट देगा, सब कुछ का डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो सिर्फ जावा में नहीं, सारी चीजों में। जावा में डॉक्यूमेंटेशन होगा, पाइथन में होगा, माई सीक्वल में होगा, जितना सारा फ्रेमवर्क्स है अभी के टाइम में, जितना सारा एपीआई है, आप पेमेंट गेटवे का एपीआई देख लो, गूगल मैप का एपीआई देख लो, हर चीज का आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो आपको कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना रखना है दिमाग में कि हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप, हमें सब कुछ पता चल जाएगा।
हम लोग भूलते हैं। क्यों नहीं भूलेंगे हम लोग? कंप्यूटर थोड़ी ना है हम लोग। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग नहीं है। हमारा दिमाग का पूरा स्टोर करने का, प्रोसेस करने का पूरा सिस्टम ही अलग है। कंप्यूटर अलग है। कंप्यूटर तो याद करता ही नहीं है, तो इसलिए भूलेगा नहीं। भूलता तो वो है जो याद करता है। सिंपल सा चीज है। भूलता वो है जो याद करता है। जो याद ही नहीं करता भूलेगा कहां से? आपको क्या लगता है कंप्यूटर याद करता है? नहीं। याददाश्त नाम का कंप्यूटर का चीज नहीं होता इसके अंदर में। मेमोरी है वो। याददाश्त, याद रखने का क्षमता इसके अंदर में नहीं है। हम लोग कोई चीज को याद करते हैं, हमारे मेमोरी में जाकर डेटा उस तरह से राइट नहीं होता जिस तरह से कंप्यूटर्स में होता है। दोनों का मेमोरी अलग है। हम लोग भूल सकते हैं, कंप्यूटर भूलता नहीं है। क्यों? वो याद ही नहीं करता है। भूलता तो वो है जो याद करता है। मरता तो वो है जो पैदा होता है। जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कहां से? तो यहां भी वही चीज है। तो हमें भूलने का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप कभी भूल जाओगे? हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम कुछ कुछ वेबसाइट्स हम लोग यूज करेंगे ये पूरा जावा करते टाइम। जावा के बाद जब हम लोग एडवांस जावा में जब मूव करेंगे, हम लोग वहां पे स्विच करेंगे जब उस पे, तो वहां पे भी जाकर आपको सब कुछ बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को कैसे मिलेगा कोई भी चीज का। कभी आप माई सीक्वल में फंस गए हो, कभी आप लाइक स्प्रिंग बूट में, हाइबरनेट में, माइक्रो सर्विसेज में, एपीआई में, दुनिया का किसी भी चीज में आप फंसो, हर चीज का उसका सही जगह पे जाओ, वहां पे उसका आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। तो जावा से रिलेटेड, जावा है किसका फिलहाल अभी? तो ऑरेकल का। ठीक है। आपको ऑरेकल पे जाना होगा, या ऑरेकल पर नहीं भी जाके गूगल में भी कुछ सर्च करोगे ना तो आपको दिखाएगा। हमें क्या सर्च करना है? सपोज हम लोग स्कैनर क्लास भूल गए हैं। ठीक है। स्कैनर क्लास क्या होता है? चलो, जावा स्कैनर क्लास ऐसे करना है। बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे, W3 स्कूल्स, गीक्स फॉर गिग्स, docs.oracle.com, जावा टी पॉइंट। अगर आपको इसका एग्जैक्ट एकदम सही डॉक्यूमेंटेशन में जाना है तो ऑरेकल में जाना। सारे जगह पे कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ मिस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जावा स्कैनर क्लास के अंदर में जितना सारा कंस्ट्रक्टर्स है, ये W3 स्कूल्स टोटल कंस्ट्रक्टर्स के बारे में आपको नहीं बता रहा। ऐसा भी हो सकता है कि स्कैनर क्लास के अंदर में बहुत सारा मेथड्स है। हो सकता है कि सारा मेथड्स के बारे में आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा W3 स्कूल में। बट आपको अगर सब कुछ जानना है, सब कुछ उसके बारे में जानना है आपको, तो आपको उसका डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा ऑरेकल में। ये सब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दूसरे वेबसाइट पे आप कहीं पे भी जाओगे ना, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा। ये लोग उसका कुछ एग्जांपल ले लेगा, कुछ डिफाइन कर देगा अपने हिसाब से, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है। तो डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए आप क्या करोगे? docs.oracle.com, यही है उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो स्कैनर है, इस पे क्लिक करो। तो वो क्या बोल रहा है? क्लास स्कैनर। आपको अगर इस स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा तो क्या करना होगा? जो सबसे नीचे रहता है, बहुत किसी में 2-3 रहेगा ऐसे। ठीक है। यहां क्या करना होगा? java.util.scanner। ठीक है। A simple text scanner which can parse primitive types and strings using regular expressions। प्रिमिटिव टाइप्स, ये सब डेटा टाइप वगैरह हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, उसके आगे क्लास में। डेटा टाइप में एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये सब। और दूसरा होता है रैपर क्लास, जैसे हम लोग जो 5 लेते हैं, 5.6, किसी का नाम ले लिए, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये सब क्या होता है? तो जो 5 वो एक नॉर्मल वैल्यू है, 5.6 एक नॉर्मल वैल्यू है। कोई कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं ABCD, वो एक नॉर्मल वैल्यू है। बट हमें 5 स्टोर करना है, बट एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर करना है हमको। ठीक है। अभी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें 5 को स्टोर करना है मेमोरी में। तो फिर रैपर क्लासेस वगैरह हम लोग को यूज करना होगा। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। पढ़ना सब कुछ है, बट अभी के हिसाब से देखना है कि अभी क्या है। तो स्कैनर का यूज कैसे कर रही है, देखो सब कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। स्कैनर ब्रेक्स इट्स इनपुट इनटू टोकन्स यूजिंग अ डेलीवेटर पैटर्न विच बाय डिफॉल्ट मैचेस व्हाइट स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट ये सेपरेटर क्या होता है यहाँ पे? तो व्हाइट स्पेस होता है। जैसे आपको 2 नंबर लेना है, तो पहला नंबर इनपुट करो, फिर स्पेस, फिर दूसरा नंबर दो। वो समझ जाएगा स्पेस मतलब सेपरेटर, दूसरा वाला जो नंबर है वो दूसरा वैल्यू है। तो ये व्हाइट स्पेस मतलब स्पेस, स्पेस के थ्रू ये सेपरेट करता है। तो द रिजल्टिंग टोकन्स मे देन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजिंग द वेरियस नेक्स्ट मेथड्स। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि द रिजल्टिंग टोकन्स, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? The resulting tokens may then be converted into values of different types। टाइप मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कभी भी ये टाइप नाम का वर्ड सुनना,
तो समझ जाना डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी टाइप नाम का वर्ड सुनना मतलब डेटा टाइप। टाइप का मतलब ही डेटा टाइप। तो अलग अलग डेटा टाइप्स का जो वैल्यू होगा, कभी आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना पड़ सकता है, कभी फ्लोट वैल्यू, कभी कैरेक्टर वैल्यू, कभी स्ट्रिंग वैल्यू, कभी डबल वैल्यू, कभी शॉर्ट वैल्यू, कभी बुलियन वैल्यू। किस तरह का वैल्यू, कैसा वैल्यू को लोगे? तो यूजिंग वेरियस नेक्स्ट मेथड्स। अब देखो इससे बहुत सारे मेथड है। जैसे ये क्या बोल रहा है, स्कैनर का एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, सिस्टम डॉट इन। फॉर एग्जाम्पल दिस कोड अलाउज द यूजर टू रीड अ नंबर फ्रॉम सिस्टम का इनपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट आउटपुट, और आउटपुट कराना हो तो सिस्टम डॉट आउट, इनपुट के लिए सिस्टम डॉट इन। तो इसको हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता है। स्कैनर एक क्लास है जिसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये सिंटैक्स है इसका। अब ये जो रेफरेंस है ना, एससी, एससी के थ्रू ही हम लोग इसका सारा मेथड्स को एक्सेस करेंगे। जैसे इंट आई, ये इंटीजर वेरिएबल है, आपको एक इंटीजर इनपुट लेना है तो क्या करना होगा, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। फ्लोट वैल्यू लेना होगा तो एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। डबल लेना होगा एससी डॉट नेक्स्ट डबल। मतलब इसी एससी का यूज करना है जिस तरह का आपका वैल्यू लेना है। तो बहुत सारा मेथड्स है, तो ये सब सारा का सारा मेथड्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो इसके अंदर इतना सारा मेथड्स होगा, चलते हैं देखने के लिए मेथड्स। ये देखो कंस्ट्रक्टर्स, इतना सारा कंस्ट्रक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कंस्ट्रक्टर है। यहां पे आपको एग्जैक्ट उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ये क्या बोल रहा है, सिंस 1.5 स्कैनर क्लास, जो हमारा जावा है ना, जावा का वर्जन 1.5, वहां से लेकर उसके आगे तक के सपोर्ट करेगा। मेथड समरी, क्या क्या मेथड है, क्लोज नाम का मेथड है, तो एससी डॉट क्लोज लिख दोगे ना, उसके बाद एससी को आप यूज नहीं कर पाओगे। क्लोजेस दिस स्कैनर, स्कैनर को वो क्लोज कर देगा, अब आप इनपुट नहीं ले सकते उससे। तो हम लोग क्लोज कब करते हैं, सबसे लास्ट में। हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जाकर उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। पैटर्न डेलीमीटर, फाइंड इनलाइन स्ट्रिंग, ये सब क्या है यहां पे, ये है इसका रिटर्न टाइप, और ये है मेथड का नाम। मतलब हैज नेक्स्ट, ये आपको किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू, मतलब ट्रू फॉल्स। ये आपको ट्रू फॉल्स में कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू। तो रिटर्न्स ट्रू इफ दिस स्कैनर हैज अनदर टोकन इन इट्स इनपुट। तो ये सब सारा हम बताएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बट हम क्या बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की, यहीं से हमें काम करना होगा। आज तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है ना, आज हमें सिर्फ बेसिक एक इनपुट लेने सीखना है। बट ये पूरा स्कैनर क्लास के अंदर इतना सारा मेथड्स है, रिमूव है, रीसेट है, स्किप है, टू स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करेगा आपको। तो ये जो पहले लिखा हुआ है क्या है, ये इसका रिटर्न टाइप है। टाइप मतलब डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हो सकता है, रेपर क्लासेस भी हो सकता है, कोई एक क्लास भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड क्लास भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है। डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप, डेटा टाइप बहुत तरह का होता है, हम लोग डेटा टाइप पर पढ़ेंगे आगे जाके, कल ही करा देंगे उस चीज का हम। डेटा टाइप बहुत वैरायटी का होता है जो हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो आज हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए अगर आपको कोई भी इनपुट लेना है तो ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बुलियन, बुलियन वैल्यू इनपुट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बाइट, बाइट वैल्यू इनपुट लेने के लिए, नेक्स्ट डबल, डबल वैल्यू इनपुट लेने के लिए, नेक्स्ट फ्लोट, फ्लोट वैल्यू इनपुट लेने के लिए, नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए, नेक्स्ट लाइन, एक लाइन रीड करने के लिए। नेक्स्ट लाइन मतलब जब तक आप एंटर नहीं करोगे, वो एक लाइन, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए एक तरह से। ये नेक्स्ट लाइन क्या है, देखो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग, जिस तरह का आपका वैल्यू लेना है हम दिखाते हैं आप लोगों को लेके एक बार एग्जांपल। हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया, चलो यहां पहले इंपोर्ट करो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। यहाँ हम लोग स्कैनर, चलो इंपोर्ट कर लिया, अब स्कैनर यूज कर सकते हैं। यहाँ जाओ, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब देखो ये स्कैनर क्लास का हमें क्या पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और सिस्टम का इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इनपुट लेने वाले हैं। ये जो एससी है ये आपका मन, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बना उसका एक रेफरेंस है। कभी इसको ऑब्जेक्ट मत बोलना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। कभी देखना कि हम लोग स्टूडेंट नाम का क्लास बनाएंगे, तो स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो इस एस को ऑब्जेक्ट मत बोलना, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। मतलब कि न्यू स्टूडेंट, ये न्यू से ना कंस्ट्रक्टर कॉल किया हम लोग, न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, तो ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना। बट मेमोरी में कहां पे बना,
उसका मेमोरी का जो एड्रेस होगा ना उसको ये रेफर कर रहा है। मतलब आपके मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना उस ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस है। कैसे हम लोग C++ में पॉइंटर पढ़ते थे, एक रेफरेंस कि एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू कोई मेमोरी का किसी एड्रेस में घुस के आप काम कर सकते हो, यही है ये एक पॉइंटर वेरिएबल एक तरह से। क्योंकि जावा में ना वो आपको एक्सप्लिसिट पॉइंटर यहां पर नहीं है कि आपको वो पॉइंटर का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं दिया है, क्योंकि पॉइंटर C++ का सबसे बड़ा एडवांटेज है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। जब हम लोग सी पढ़ते हैं पॉइंटर वगैरह तब वहां पर समझते हैं इस चीज को। तो अगर पॉइंटर का कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा तब ये उतना सिक्योर नहीं रह पाएगा। तो ये क्या करता है कि इंटरनली वो काम ऐसे ही कर रहा है कि जब मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन रहा है हम लोगों का, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको ये रेफर कर रहा है। यही है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। ये रेफर कर रहा है, मतलब इसके थ्रू मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट जो बना आपका, इसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उस एड्रेस को ये रेफर कर रहा है उसका। ठीक है, तो कभी इसको ऑब्जेक्ट मत बोलना, इसको ये रेफरेंस का नाम है और ये आपका मन। आप वहां पे जो लिखना चाहो एबीसीडी लिख दो, किसी का नाम लिख दो, आपका मन जो यहाँ पे लिखोगे आइडेंटिफायर। बट आइडेंटिफायर का रूल आप लोगों को हम समझाए थे लास्ट क्लास में। क्या रूल था आइडेंटिफायर का, थोड़ा सा मीनिंगफुल। तो स्कैनर का एससी लिख दिए, बफर रीडर का बीएफ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, बीआर लिख देंगे हम लोग उसका बफर रीडर का लेके। तो ये हो गया। अब क्या है सिस्टम, हम यहाँ पे मैसेज देते हैं उसको, यूजर को, एंटर टू नंबर्स या इंटीजर्स दे दो। बहुत सारे लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं फ्लोट तो नहीं है। तो एंटर टू इंटीजर्स हम लोगों ने मैसेज दे दिया। अब ये num1 था ना, num1 इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। देखो दो वर्ड है ना, हम बोले थे ना कि मेथड जो होता है उसका आइडेंटिफायर में क्या रूल था कि अगर एक से ज्यादा वर्ड होगा तो स्टार्टिंग स्मॉल से होगा, बट हर वर्ड का उसके बाद नेक्स्ट हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो इंट का ही कैपिटल है। ये नेक्स्ट इंट क्या करता है, मेथड एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेता है। तो एससी के थ्रू हम लोग किसको कॉल किए, क्योंकि ये स्कैनर क्लास का किसी भी मेथड को अगर आपको कॉल करना होगा तो पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका रेफरेंस के थ्रू आप कॉल कर सकते हो। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, एससी है। अब एससी के थ्रू स्कैनर क्लास में जितना सारा मेथड है ये सब सारे मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। तो हमें तो इंटीजर इनपुट लेना है, इसलिए एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये इंटीजर इनपुट लेगा, कहां पे चला जाएगा, num1 में। दूसरा फिर से लेना है num2 इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये फिर से एक नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू लेगा और वो कहां चला जाएगा, num2 में। मतलब दो इंटीजर वैल्यू हो चुका है हमारा। सम इक्वल टू num1 प्लस num2। चलो num1 में एक इंटीजर वैल्यू आ चुका है, num2 में इंटीजर वैल्यू आ चुका है, सम में दोनों को ऐड कर दिए। अब रिजल्ट को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिए हम लोग। रन कराओ। देखो मैसेज दिया, एंटर टू इंटीजर्स। हम लोग प्रिंटफ लिखे हैं ना इसलिए नीचे नहीं आया। ठीक है, आप यहाँ क्या करो, दो इंटीजर तो 12 स्पेस 56 एंटर 68.0, ये फ्लोट लिया था ना। चलो यहाँ पे इंट कर दो। ठीक है, रन कराते हैं फिर से। स्टॉप करो, यहाँ पे प्रिंटफ की जगह पे प्रिंट एलन करते हैं। ठीक है, रन कराओ। अब यहाँ आएगा एंटर टू इंटीजर्स, उसके बाद नीचे उतर जाएगा। देखो नीचे आ गया। अब आप दो इनपुट लो। एससी डॉट नेक्स्ट इंट क्या कर रहा है, वेट कर रहा है आपसे इनपुट के लिए। आपने इनपुट लिया 12 स्पेस 34, तो 12 के बाद स्पेस भी दे सकते हो या फिर एंटर भी कर सकते हो। एंटर कर दो, तो पहला इनपुट यहाँ ले लिया। अब फिर से ये वेट कर रहा है इनपुट के लिए। देखो ब्लिंक कर रहा है ना कर्सर, इसके लिए वेट कर रहा है। अब 56 एंटर, आंसर 68 दिया, दोनों को ऐड करके सही आंसर दे रहा है। तो आप एंटर से भी इनपुट ले सकते हो, आप स्पेस से भी इनपुट ले सकते हो, क्योंकि स्पेस भी यहाँ पे सेपरेटर होता है, एंटर भी सेपरेटर होता है। यहाँ पे कैसे हम लोग 12 स्पेस 45, अब देखो 57 सही दे रहा आंसर। आप स्पेस से भी सेपरेट कर सकते हो, एंटर से भी कर सकते हो। रन कराओ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने गए हैं, तो हमें बोला ना एंटर टू इंटीजर्स, 12 स्पेस 23 स्पेस 34 स्पेस 45 स्पेस 77 स्पेस 88 स्पेस 40, कुछ भी लिख दिए, एंटर करो। आंसर देखो स्टार्टिंग वाला आ रहा है ना, 12 और 33 23 35। इसका मतलब क्या कर रहा है ये, देखो अब थोड़ा सा समझना इसको। ये है इनपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इनपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब
पाथ, इनपुट का रास्ता। ये जो स्कैनर है ना, ये एक इनपुट स्ट्रीम है एक तरह से, जहां से आप उसमें पाथ में आप इनपुट ले सकते हो। तो जब ये स्ट्रीम को हम लोग ओपन करते हैं ना इनपुट लेने के लिए, अब ये वेट कर रहा है कि आप इनपुट दो। नेक्स्ट इंट भी वेट करता है, नेक्स्ट फ्लोट भी वेट करता है, नेक्स्ट डबल भी वेट करता है, सब कोई वेट करेगा। जब स्कैनर आप लिख दिए हो ना, तो जब आप एससी को यूज करोगे तो इसका स्ट्रीम में अब इनपुट हम लोग ले सकते हैं। तो इनपुट में आप कितना भी वैल्यू दे दो एक बार में, उससे वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, वहां से निकालता है, गेट करता है वैल्यू को। हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव प्रोवाइडेड 7 डेटा into the input stream. We have provided 7 data, but what it will do, it will first extract integer value from the input stream. So what is the first integer value? This is 12. num1 में 12 स्टोर हो गया। अगेन हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट इंट। जब इनपुट स्ट्रीम था ना, उसी इनपुट स्ट्रीम से अब नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू को रीड करो तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 23 यहां पे आ गया। अब दोनों का ऐड किए, प्रिंट करा दिए। हम इसको रीड ही नहीं किए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो इसको दूसरा तरीका समझाते हैं और एग्जांपल सर आइडिया मिलेगा। तो डायनेमिक क्या? में ये लोकेशन होता होगा ना, तब तो इसके अंदर अगर हम लोग हाँ सारा डायनेमिक होता है। सी के अंदर करते थे तो स्कैनर से कुछ इनपुट देते थे तो फिक्स इनपुट हो जाते थे, बट इसमें तो ज्यादा इनपुट दे रहे हैं हम लोग अपने तरफ से कितना भी, नहीं उसके बाद वहां भी दे सकते हो कितना भी, सी में भी, बट जितना बार हम परसेंट डी परसेंट एफ लिखेंगे बस उतना ही वो एक्सट्रैक्ट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। सी में भी ऐसा ही होता था, ऐसा नहीं कि सी में हम बोल देंगे कि देखो ऑनलाइन जीडीबी, सी में गए, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, परसेंट डी, एंड num1, एंटर सेकंड नंबर, num2 sum equal to num1 plus num2, रिजल्ट इक्वल टू परसेंट डी कॉमा, हमको प्रिंट करा दिए। ठीक है, रन कराओ, एंटर फर्स्ट नंबर, हम लोग क्या दिया 12 स्पेस 34 स्पेस 45 स्पेस 67। सेकंड नंबर तुमसे नहीं पूछा ना, ऑटोमेटिक इनपुट ले लिया ये 12 तो यहाँ पे लिया होगा, परसेंट स्कैनफ किया ना, तो स्कैनफ के बाद वो वेट नहीं किया। अगर उसको इनपुट स्ट्रीम में नहीं मिलता डेटा तो वो वेट करता, उसको तो मिल गया नेक्स्ट वैल्यू इंटीजर, उठाया वहां से 34, तो यहाँ पे कितना था 12 34 46 आया आंसर। समझ रहे हो यहाँ पे अतुल? अगर इसको हाँ इनपुट सर। स्ट्रीम में जो स्कैनफ करा रहे हैं, ये इनपुट स्ट्रीम में जाके चेक करता है। अगर वहां पर डेटा मिल गया तो वो गेट कर लेगा, नहीं मिला तो वेट करेगा। तो ठीक है, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे और स्कैनर के अंदर जितना लेंगे उतना ही करेगा वो। हाँ हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि हम एक ही बार में इनपुट दे दिए 5 और 5 बार स्कैनफ लिख दिए हैं, तो ये बार बार स्कैनफ तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगा कि आओ वैल्यू दो। अगर उसको इस इनपुट स्ट्रीम, इनपुट जो पाथ है उसमें अगर उसको मिल गया तो उठा लेगा, वहां से नहीं मिला तो वेट करेगा। देखो ये हमसे पूछने के लिए वेट नहीं किया, अपने आप ले लिया। लेकिन अगर इसको रन कराओ ऐसे 12 एंटर, अब देखो वेट कर रहा है ना, एंटर सेकंड नंबर, क्योंकि इनपुट स्ट्रीम उसको नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब उसको 34 56 77 कुछ भी दो, 34 लेगा। एक num2 वैल्यू चाहिए उसको, स्कैनर को फिर से वो करेगा। एक फिर से परसेंट डी चाहिए उसको कहीं ना कहीं पे, हाँ। कुछ और लेगा इनपुट वो। तो वहां पे भी यही था, जावा में भी सेम चीज है। ठीक ठीक। है, देखो यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर पूछे, रन कराओ इसको। पहले पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर करो। अब बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर के बाद फिर से वेट कर रहा, क्योंकि उसको इनपुट स्ट्रीम में नहीं मिला 56। अब देखो आंसर दे दिया 68, फिर से रन कराओ, एक ही बार में दोनों दे दो। बोला एंटर फर्स्ट नंबर, स्पेस देके दे दो। देखो 12 स्पेस 23 स्पेस 34 कुछ भी दे दो। अब देखो एंटर सेकंड नंबर पूछा ही नहीं, उसको इनपुट स्ट्रीम में मिला, वहीं से उठा लिया। तो 12 और 23 35, आंसर दे दिया।
बोलो, सबको समझ में आ रहा है ये चीज कैसे काम कर रहा है ये स्कैनर? तो इंटीजर था ना, अगर फ्लोट लेना होगा तो फ्लोट, तो एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, डबल होगा तो नेक्स्ट डबल, बुलियन होगा तो नेक्स्ट बुलियन, शॉर्ट होगा तो नेक्स्ट शॉर्ट, लॉन्ग होगा तो नेक्स्ट लॉन्ग। एंटर फर्स्ट नंबर 12.5, सेकंड नंबर 34.5, 78.0, 12.5। ये क्या करेगा? पहला वाला को उठा लेगा 34.5, आंसर दिखाया। तो फ्लोट के लिए ये होता है, तो इसका सबको याद रखना होगा। क्या याद रहेगा तो भी ठीक है, भूल जाओगे तो यहां से देख लेना ऑरेकल का डॉक्यूमेंटेशन में जाके कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन देखो स्ट्रिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या करो एक बार, तो यहाँ पूछते हैं स्ट्रिंग नेम, इतना चीज पूछ लिया हम लोग। एंटर नेम, अब यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे सम प्रिंट कराए ना हम लोग, नेम भी प्रिंट करा दो, रन कराओ। तो सिस्टम डॉट प्रिंट नेम, ये क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। अच्छा, नेक्स्ट लाइन कहाँ गया? नेक्स्ट लाइन, ये num1 लिख दिया है ना, ये तो नेम होगा ना वेरिएबल। ठीक है, ये तो नेम में नहीं जाएगा जब नेम इनपुट लेंगे तो, और num1 लेंगे तो num1 में जाएगा, num2 लेंगे तो num2 में जाएगा। चलो इसको रन कराओ। एंटर नेम, QWERTY कीपैड कुमार, जब तक एंटर नहीं मारोगे तब तक लेगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है? जब एंटर मारोगे ना, इसका मतलब इनपुट ले लिया। जब तक एंटर नहीं करोगे तब तक वो इनपुट लेते रहेगा। अब एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर सेकंड नंबर 45, आया QWERTY कीपैड कुमार 57। इसी को लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दो तो अब देखो, समझना इसको ध्यान से, लाइन बाय लाइन इनपुट देखो क्या बोला। एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे है ना, नेक्स्ट फ्लोट 12.5, एंटर करो। एंटर कर दिए तो नेक्स्ट वैल्यू आ गया। उसको इनपुट स्ट्रीम में एंटर मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे जब हम एंटर किए तो उसको तो इनपुट स्ट्रीम में एंटर मिला ना। तो एंटर सेपरेटर भी होता है और एंटर एक वैल्यू भी होता है, लेकिन इंटीजर और फ्लोट के लिए एंटर वैल्यू नहीं होता है, बट स्ट्रिंग के लिए एंटर वैल्यू होता है। न्यू लाइन, न्यू लाइन भी एक वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो एंटर सेकंड नंबर बोला हमको, अब ये बोल रहा वेट कर रहा है इसके लिए, नेक्स्ट फ्लोट वैल्यू दो 56.5, एंटर किए, देखो नाम पूछा नहीं हमसे, अपने आप ही ले लिया। पता है क्यों लिया ये चीज और क्या लिया? हम जब यहां पे 56.5 दिए और उसके बाद जब एंटर किए तो एंटर ये नेक्स्ट टाइम में ले लिया, इसमें ये वैल्यू ले लिया, क्योंकि एंटर एक स्ट्रिंग वैल्यू है। एंटर एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो नेम में एंटर ले लिया। अब देखो यहां पे नेम प्रिंट कराए ना हम लोग, यहां देखो एंटर प्रिंट कर रहा, सम प्रिंट कराया है ना, सम प्रिंट कर रहा है। ये पता है यहाँ पे गैप क्यों दे रहा? हम यहाँ पे एंटर मारे थे ना, ये 56.5 देने के बाद हम तो एंटर लिए थे, ये नेक्स्ट टाइम में एंटर ले लिया। ये तो प्रॉब्लम है ना। अगर हमें कभी ऐसा इनपुट लेना हो तो, दो बार फ्लोट लेना है, कुछ इंटीजर लेना है, बाद में स्ट्रिंग लेना है, तो तब तो वहां पे अगर फ्लोट इंटीजर लेने के बाद जहां एंटर करेंगे तो ये तो पूछेगा ही नहीं हमसे, ये तो उसमें वैल्यू ले लेगा। ये देखो एंटर प्रिंट कर रहा है क्योंकि नेम में एंटर है। रन कराओ फिर से, स्पेस देना तो अब 12 एंटर, 45 स्पेस एंटर। अब यहाँ पे क्या लिया है? वो स्पेस लिया है इस नेम के अंदर में। नेक्स्ट वैल्यू क्या था? स्पेस था ना 45 के बाद। तो इसका मतलब कि अगर हमें कभी नंबर वगैरह पे काम करना हुआ और उसके बाद अगर स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करना हुआ तो स्कैनर वहां पे गड़बड़ कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वहां पे स्कैनर। क्यों? क्योंकि जब हम नंबर लेने के बाद एंटर करेंगे ना, तो वो नेक्स्ट लाइन है ना, वो एंटर को नेक्स्ट लाइन समझ लेगा और वो इनपुट ले लेगा अपने आप, जबकि ये तो गलत है हमारे हिसाब से। तो स्कैनर में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको लाइन इनपुट लेना है, नेक्स्ट लाइन, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंटीजर,
डबल के लिए नेक्स्ट डबल, बुलियन के लिए नेक्स्ट बुलियन, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट लॉन्ग। तो ये स्कैनर सबको समझ में आया। और ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, अब आते हैं हम लोग बफर रीडर में। ये प्रॉब्लम हम लोग बफर रीडर में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? जब फ्लोट वैल्यू लेंगे तो हमको तो फ्लोट वैल्यू लेने के बाद एंटर तो करना है, एंटर करेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां हम एंटर करेंगे वो वैल्यू समझ लेगा उसको। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि स्कैनर जो है ना, वो बहुत टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इनपुट लेता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था स्कैनर में ऊपर में, the resulting tokens may then be converted into value of different types। ये डिफरेंट तरह का वैल्यू लेता है ये, बट बफर रीडर डिफरेंट तरह का वैल्यू नहीं लेता है। बफर रीडर सिर्फ एक ही टाइप का वैल्यू लेता है और वो होता है स्ट्रिंग। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग बफर रीडर में। देखो मतलब ये तो स्कैनर का प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, कि अगर हम लोग कभी स्ट्रिंग बाद में लेते हैं और पहले इंटीजर फ्लोट कुछ डबल ले लेंगे तब वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे क्या है कि हमें बफर रीडर देखना है। तो इसके लिए क्या होता है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर। 3 होता है इसके लिए, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट आईओ एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हम बाद में बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे लिखना पड़ता है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। तो ये मेथड थ्रो कर रहा, क्योंकि जिस मेथड के अंदर हम लोग ट्राई कैच नहीं लिखेंगे वहां वो मेथड ही हैंडल कर लेगा, जहां से जो कॉलिंग है ना, कॉलिंग मेथड इसको हैंडल करेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा, तब आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल अभी देखो इसको, वो वाला प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हटाओ, यहाँ बफर रीडर होता है। बफर रीडर का बी आर लिख दिया हम लोग, इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। इसमें देखो ये लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर को हम लोग इंपोर्ट कर लिए, वो भी आईओ के अंदर में था। बफर रीडर को इंपोर्ट कर लिए, आईओ के अंदर में था। आईओ एक्सेप्शन जो पहले से बना हुआ है क्लास, उसको इंपोर्ट कर लिए हम लोग, क्योंकि आईओ के अंदर में था। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, मतलब कि आईओ के अंदर में जितना सारा क्लास बना के रखा वो पहले से सब इंपोर्ट कर लेगा। लेकिन आपको ये चीज कभी नहीं करना है। आप हमेशा जो जो क्लास है, जो यूज कर रहे हो, सिर्फ उसी को इंपोर्ट करना। क्यों? हम सारी चीजों को इंपोर्ट क्यों करें? जब आप कहीं कॉलेज में जाते हो पढ़ने के लिए, तो आज आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, तो क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश वगैरह सारा बुक लेके जाते हो क्या पढ़ने के लिए? या जितना का जरूरत है सिर्फ उतना ही? जरूरत से ज्यादा जो जरूरत नहीं है उसको लेने से तुम्हारा लोड बढ़ जाएगा ना। यहाँ भी वही चीज है कि हमें अपने इस प्रोग्राम में सिर्फ उसी क्लास को इंपोर्ट करना है जिसका हमें जरूरत है। स्टार कर दोगे तो आईओ के अंदर में 100 क्लास बना के रखा हुआ है, 100 का 100 क्लास हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा। अब यूज करो चाहे ना करो, वो प्रोग्राम में है, ये प्रोग्राम का लोड बढ़ाएगा। तो ये कभी प्रैक्टिस से अपना हटा देना, इसको प्रैक्टिस ही नहीं करना है स्टार वाले को। ठीक है, तो हमेशा इसका याद रखना। जावा में प्रोजेक्ट पे काम करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, स्टार यूज मत करना। जब हमें जिस क्लास का जरूरत हो, जिस इंटरफेस का जरूरत होगा, सिर्फ हम उसको इंपोर्ट करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है बफर रीडर हो गया। हम लोग पूछे एंटर फर्स्ट नंबर, यहां पे क्या होगा, बी आर डॉट रीड लाइन। यहाँ पे एक लाइन हम लोग रीड कैसे करते हैं, तो बफर रीडर का बी आर था ना, बी आर डॉट रीड लाइन, इससे हम लोग लाइन रीड करते हैं। बट एक चीज याद रखना आप कि बफर रीडर जो है ये हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ये इंट, फ्लोट, कैर, डबल, बुलियन, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट इस तरह का इनपुट नहीं लेता है। जैसे स्कैनर क्या था, वैसे ही बफर रीडर भी है। देखिए जावा बफर रीडर क्लास, इसका भी अब जाके ऑरेकल में पढ़िए, docs.oracle.com, इसके बारे में बता देगा क्या क्या मेथड इसके अंदर में। तो डॉक्यूमेंटेशन हम लोग यहीं से पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर में सिर्फ इतना ही मेथड है, उसके अंदर में कहा 50 से ऊपर मेथड था। यहाँ पे कोई नेक्स्ट कोई मेथड नहीं है।
ठीक है। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप का इनपुट नहीं लेता है, ये हमेशा सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। तो br.readline क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, जब तक आप एंटर नहीं मार रहे हो तब तक वो वैल्यू लेगा। अब आपको उसको करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारा इंटीजर था अगर, तो आपको यहाँ पे इंटीजर में पार्सिंग करना होगा। तो ये जो है ना, इसको हम कट करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्सिंट। अब इसके अंदर में आप लिखो br.readline। तो आपको पता है ना कि जो इनर जो होता है नेस्टेड, पहले वो काम करता है फंक्शन मेथड। तो ये br.readline एक लाइन को रीड करेगा, आप वैल्यू देके एंटर मारो, वो पहला वैल्यू ले लिया, लेकिन वो स्ट्रिंग वैल्यू लिया, आपने 15 दिया, 15, वो 15 लिया स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये क्या करेगा, इंटीजर डॉट पार्सिंट, ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 15 को, तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो num1 में 15 चला गया। सेम उसी तरह यहां भी इंटीजर पार्सिंग, फिर से br.readline, ठीक है। और नेम में यहां तो पार्सिंग नहीं करना होगा हम लोग को नेम में, क्योंकि br.readline बफर तो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही लेता है, और हमें स्टोर भी स्ट्रिंग में ही करना है, इसलिए यहां पे कोई पार्सिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर वही फ्लोट रहता तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, डबल रहता तो डबल डॉट पार्स डबल, लॉन्ग रहता तो लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, शॉर्ट रहता शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट। मतलब जैसा होगा वैसा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये क्या है, क्लास है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, 2 4 5 क्लास बाद पढ़ेंगे, रैपर क्लास होता है ये। तो आपको क्या करना होगा कि बफर रीडर जो होता है वो हमेशा स्ट्रिंग इनपुट लेता है, कैसे, br.readline, और इसमें आपको एंटर करना होगा, स्पेस वगैरह नहीं, यहां पे आपको एंटर करना होगा। ये बोल रहा है कोई भी वैल्यू दीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिएगा, हम समझ जाएंगे एंटर मतलब लाइन है। तो जब तक एंटर नहीं किए थे तब तक का जो वैल्यू है हम उस वैल्यू को लेंगे एज अ स्ट्रिंग, हम उसको कंसिडर करेंगे, स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे हम उसको। बट आप यहाँ पे पार्सिंग कर दे रहे हो, मतलब ये क्या चीज हो रहा है कि स्ट्रिंग को इंटीजर में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बफर तो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सिंट। स्ट्रिंग को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। स्ट्रिंग को डबल में कैसे करेंगे, डबल डॉट पार्स डबल। ये डी स्मॉल होगा, कैपिटल होगा यहाँ पे हमेशा, ठीक है। तो चलो अब ये सही है। एंटर फर्स्ट नंबर 12, एंटर। जब एंटर किया तो एंटर किया क्या समझा, रीड लाइन, एक लाइन रीड कर लिया। तो ये 12 वो स्ट्रिंग रीड किया। अब हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करें, 12 ये इंटीजर बन चुका है अब। तो num1 12 स्टोर हो गया। फिर num2 में 34, एंटर करो। अब देखो नेम काम कर रहा है ना, बोरा कुछ लिखो फिर एंटर करो। QWERTY कीपैड, कोलकाता, दिल्ली, जब तक एंटर नहीं करोगे तब तक लेगा। नोएडा, एंटर करो, ले लिया। अब देखो यहाँ पर नेम प्रिंट किया, ये चीज, सम प्रिंट किया, ये चीज, ये हमारा था स्कैनर और बफर रीडर। ये फाइल भेज देते हैं, आप लोग सबको इसको देख लेना और प्रैक्टिस करना, हम आपको देंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इनपुट आउटपुट करने का। तो ये हमारा बफर रीडर था और स्कैनर था, दोनों कंप्लीट हो चुका है। स्कैनर का प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया, क्या क्या होता है। आगे कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो हो गया।